हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली करंट अफेयर कर रहे हैं और आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने जो है 15 सितंबर तक न्यूज़ देख ली थी। और आई थिंक आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये आई थिंक विजुअल होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ये कलर, ठीक है। तो हम लोग 15 सितंबर तक न्यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और 16 सितंबर और 17 सितंबर की न्यूज़ एक साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ें मैं कवर करता हूँ और उसका कारण है कि मैं डिटेल्ड एनालिसिस खुद करता हूँ, तब मैं चीज़ें लेकर के आता हूँ। तो आप आज देखो, आप केवल कुछ नहीं 10 मिनट आप रुक कर देख लीजिए न्यूज़ को, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना मतलब बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं, ताकि आपका प्री भी और मेंस भी दोनों जो है कवर हो इसी सीरीज़ से। अलग से आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो रिवीजन के तौर पे इसका एक तो नोट्स बना सकते हो, दूसरा कोई एक मैगज़ीन पकड़िएगा, कोई भी मैगज़ीन पकड़ लीजिए, उसमें ऐसे मुद्दे रिपीट होंगे तो वहाँ से आपका रिवीजन ज़रूर हो जाएगा। और हो सकता है कुछ स्पेशल मुद्दे भी जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं द हिंदू, ठीक है। इसके अलावा जैसे डाउन टू अर्थ आती है एक, जो पर्यावरण से संबंधित उसमें करंट की न्यूज़ होती है। इसके अलावा पीआईबी की कुछ स्पेशल न्यूज़ हो जाती हैं, प्लस कुछ अलग अखबार हैं हिंदी के या कोई अन्य अखबार है जो दूसरी न्यूज़ कवर करता है, तो हो सकता है वो हम लोग जो है यहाँ नहीं द हिंदू में नहीं आएँगे, तो वो आप वहाँ से रिवीजन के तौर पे दूसरी किसी मैगज़ीन में आप कवर कर सकते हो। तो एक मैगज़ीन पकड़िएगा, उसको जो है करिए, तो आराम से चीज़ें आपकी होती रहेंगी। आप ये लगभग आज 2 दिन का हम लोग कवर करेंगे, तो हो सकता है 1 घंटे से ऊपर हो जाए, लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि 40 से 50 मिनट हम लोग डिस्कशन इस न्यूज़ सेक्शन में दें, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि आज हम 2 दिन की न्यूज़ करने वाले हैं, तो उसका एक कारण है कि टेक्निकल इशू के कारण हम जो है 16 तारीख को न्यूज़ नहीं ले कर आ पाए, क्योंकि न्यूज़ मैंने नोट कर ली थी, लेकिन क्योंकि टेक्निकल इशू था रिकॉर्डिंग वगैरह को लेकर के, तो ये एक दिन जो न्यूज़ नहीं आई। तो आप लोग जो है थोड़ा धैर्य रखिए और मैंने जैसा कहा कि आप केवल 10 मिनट इस सीरीज़ को देखिए, फिर इसके बाद बोलिएगा कि हम लोग चीज़ें कवर करते हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप देखो, ये आज मैंने ये मुद्दा पूरा कवर किया है। अगर आप इसकी पूरी देखो, ये संरचना मैंने अच्छे से कवर की है, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चीज़ें कवर करते हैं। इसके अलावा देखिए, पूरा वक्फ बोर्ड हम लोगों ने कवर किया बहुत डिटेल से, तो ये पूरा तो कराएँगे। साथ में आप ये देखो, मतलब ऐसा नहीं, आज मैंने जैसे ये देखिए बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। आपको ये भी बता दूँ, ये देखिए मैप, आप आज की सबसे बेस्ट न्यूज़ है, अगर यूपीएससी, आप मुझसे लिख लो, यूपीएससी अगर 2026 में इसका क्वेश्चन नहीं बनाया तब कहिएगा। 2026 में इसका एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। आप देख के जो जाइए न्यूज़ और आप लिख लीजिए मुझसे, क्योंकि अनुभव एक होता है ना। ये न्यूज़ अगर यूपीएससी का कोई भी मेंबर देखेगा तो वो एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा, और आज ये मैपिंग हम कराने वाले हैं आपको। इसके अलावा देखिए, एक मैपिंग हमने यहाँ भी कराई है, ठीक है, फिलिस्तीन की और गाजा की। तो इस तरह से हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं। आप देखो तो हम लोग जो है चीज़ें ऐसे कवर करते हैं, ऐसे मैपिंग के थ्रू। तो इस तरह चीज़ें कवर की जाती है, तब जा कर के सिलेक्शन भी होता है और चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि चूँकि मैं न्यूज़ नोट करता हूँ, तो मैं एट ईज़ उसको ऐसे ही लगा देता हूँ, ताकि आपको ये भी भरोसा रहे कि चीज़ें मैं पहले कवर करता हूँ। हमारे और भी साथ के जो टीचर्स हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हम लोग डिस्कशन करने के बाद ही आपको ये चीज़ें देते हैं। तो आप थोड़ा-सा जो है धैर्य रख करके पूरा देखिए। और मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मेन उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, जो कहीं न कहीं उनका संसाधन जो द हिंदू जैसा पेपर है, वो पढ़ने में कहीं न कहीं कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को हम यहाँ पूर्णतः कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप, मैंने जैसा कहा कि 10 मिनट रुक करके इस पूरे न्यूज़ को देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, मुझे यहाँ से चीज़ें कवर करनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको अगर लगता है कि हाँ, ये सर नहीं करा पा रहे, तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आप नेगेटिव कमेंट करके जाइए कि सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये नहीं करा पा रहे हैं, तो वो उसके लिए हम सुधार करेंगे, ठीक है। हमें ये चिंता नहीं है कि जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ या हमारे जो लाइक्स बढ़ जाएँ। एक तो वो देखिए सेकेंडरी पार्ट है, हमारा मेन जो उद्देश्य है वो हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधारने के ऊपर है। क्योंकि हिंदी का रिजल्ट पिछले 10 से 12 साल में देख रहा हूँ कि बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थानें हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं सुधार पा रही हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो एक तो बमबारी कर रही हैं न्यूज़ों की, और आप लोग भी क्या कर रहे हैं कि न्यूज़ जो है एक सीक्वेंस में नहीं देखते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ आपको अच्छा लग गया, अब एक दिन अगर कोई खराब न्यूज़ या कुछ गलत डिस्कशन या कुछ थोड़ी-सी गलती होगी, तो इसको आप छोड़ करके किसी दूसरे में चले जाएँगे। उससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए यूपीएससी मान लो 15 क्वेश्चन करंट से जोड़ करके पूछ रहा है डायरेक्ट। आपने क्या किया, ये मेरी एक गलती के कारण हो सकता है एक क्वेश्चन कहीं न कहीं गलती हो जाए। लेकिन मैंने जो 14 क्वेश्चन कराने की कोशिश की, वहाँ पे आपका फोकस नहीं है। मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि 15 में 15 फँस जाएँगे। मैं ये ज़रूर दावा करता हूँ कि आपके 15 क्वेश्चन में आपके आराम से 8 क्वेश्चन फँसेंगे मेरे इसी न्यूज़ से। तो इसको आप पूरी सीरीज़ जब तक देखेंगे नहीं, तब तक आप जो है कह नहीं सकते कि ये सर ऐसा है, वैसा है। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि आप एक तरफ
चीज़ें देख कर न रहिए कि हाँ ये सर ने ये चीज़ पढ़ाई थी, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाया इसलिए हम ये नहीं देखने वाले। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल देखिए, आप तुलना किया कीजिए तब आप जो है यहाँ पर रुकिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बातें बहुत थी क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी था, 2 दिन से हम लोग आए भी नहीं तो वो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आज हम लोग जो है 16 सितंबर की पहले न्यूज़ देखेंगे, फिर इसके बाद 17 की देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 16 सितंबर की न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में मनमाने बदलाव पर रोक लगाई है लेकिन कानून को बनाए रखा है। आपको पता होगा कि 2024 में एक विधेयक आया था, कहाँ पे, संसद में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में आते ना, तो संसद में एक बिल आया जिसको वक्फ संशोधन अधिनियम बोल रहे थे, वक्फ संशोधन अधिनियम। तो आप लोगों ने उसको खूब जो है देखा होगा कि काफ़ी उसको कवरेज मिली थी, संशोधन अधिनियम। फिर इसमें ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम के जो स्वतंत्रता के अधिकार है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आर्टिकल कितना होता है बताइए, 25, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसके अलावा 29, 30, ये सब आप पढ़ो जा करके, 25 से लेकर के 26, 27, 28, तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इसके अलावा 29, 30 भी इसी से जोड़ करके पढ़ लो। तो ये जब पढ़ोगे तब आप जो है पॉलिटी के क्वेश्चन कवर कर पाओगे। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया था, जो 2025 में मतलब ये अधिनियमित भी हो गया, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, किसके द्वारा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा। तो वही उसी संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ टिप्पणियां की हैं। हालांकि फैसला भी उन्होंने संरक्षित रख लिया है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम जो है इस पर बाद में फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कुछ टिप्पणी जरूर करी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में मनमाने बदलाव का मतलब मनमाने, जो सरकार अगर मनमाना तरीका कोई अपनाना चाहेगी तो वो नहीं करने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। रोक तो लगा दी है मनमाने तरीके पर, लेकिन कानून को बनाए रखा, मतलब कानून को रद्द नहीं किया है। जो मुस्लिम पक्ष चाहते थे कि कानून रद्द हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपारदर्शी थी, मतलब कि पारदर्शी तरीके से चीज़ें नहीं होती थी। तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं उस पर सुधार की जरूरत थी, ठीक है। तो पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज़ का हो, जो अगर शासन में हो या प्रशासन में हो या कहीं ना कहीं समाज के हित की बात हो, तो वहाँ पारदर्शिता जरूरी है, ठीक है। तो पारदर्शी चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वो जो है उस पर सुधार होना जरूरी है। तो उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मनमाने बदलाव तो हम ठीक है रोक रहे हैं, लेकिन ये कानून बना रहेगा क्योंकि ये जरूरी भी है। अब हम समझेंगे वक्फ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही नहीं समझ पा रहे होंगे वक्फ क्या है, ठीक है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड क्या है, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा वक्फ बोर्ड क्या है, ये सब यूपीएससी पूछ सकता है, प्री में भी और मेंस में किसी न किसी तरीके से जोड़ करके जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा वक्फ संशोधन अधिनियम जो अभी संशोधित हुआ है वो क्या है, तो चलिए समझते हैं। इसको थोड़ा तेजी से करेंगे तो आप लोग थोड़ा धैर्य होकर के सुनिएगा क्या होता है। वक्फ बोर्ड का पूरा मुद्दा यहाँ समझ लेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये समझो कि वक्फ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर ये वक्फ बोर्ड नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा वक्फ बोर्ड आप लोग सुधार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको जो भी बोलते हैं, ये लगता है हिंदी के जो छात्र होंगे वो जानते होंगे कि वक्फ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि उर्दू शब्द होते हैं, इसमें जो है इसको मैं नाम नहीं पता ये क्या बोला जाता है, इसको नीचे जो लगे रहता है ना, जैसे जेड के लिए क्या बनता है, जा बनता है, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी को लेकर के आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने टाइप किए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलती नहीं है तो ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है, तो पहले वक्फ समझते हैं, फिर इसके बाद वक्फ बोर्ड समझेंगे। जब कोई मुस्लिम, वक्फ के बारे में बता रहा हूँ, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन हो गया, दुकान हो गया, पैसा हो गया, मकान हो गया, संपत्ति में तो कुछ भी आ सकता है ना, समाज या धर्म की भलाई के लिए अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए दान कर देता है, तो इसे वक्फ कहते हैं। तो ये समझ लो वक्फ क्या है, एक संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर दान की जाती है। किसको, समाज के नाम पर। ये मुस्लिम धर्म में ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम धर्म में ही वक्फ का ये प्रचलन है। तो जब कोई मुस्लिम व्यक्ति ही अपनी संपत्ति जैसे जमीन, दुकान, पैसा, मकान, ठीक है, ये समाज या धर्म की भलाई के लिए, यानी भलाई यहाँ लिखा हुआ देखो, ऐसा नहीं कि केवल दे दिया, और अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए, ठीक है, दान कर देता है, तो इसे वक्फ कहते हैं। मतलब एक तरीके से वक्फ ये समझ लो कि एक तरीके की संपत्ति है जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा या मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दान कर दी जाती है, किसके लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए। फिर ये संपत्ति अब किसी की निजी नहीं रहती। मतलब अब जो है अगर ये व्यक्ति चाहे कि यार हमने दे दिया, कल हमें होश नहीं था, मैंने जोश में दे दी, अब मुझे दूसरे दिन वो बोल रहा है कि मुझे वापस कर दो, तो ये मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यही लिखा है, ये संपत्ति अब किसी की निजी नहीं रहती बल्कि समाज की संपत्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि वक्फ क्या होता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर कोई आदमी अपनी ज़मीन गरीब बच्चों की पढ़ाई और मस्जिद की देख रेख के लिए दे दे तो ये एक वक्फ संपत्ति कहलाएगी, समझ गए। तो आई थिंक ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं कि वक्फ संपत्ति की देख रेख कौन करता है। आप समझो कि ये वक्फ संपत्ति दे रहा है, किसको दे रहा है, इसकी देख रेख कौन करेगा, ये भी तो प्रश्न आना चाहिए ना माइंड में आपके। तो हर संपत्ति का एक केयर टेकर या मैनेजर होता है जिसे मुतवल्ली कहते हैं। ये उर्दू शब्द है, इसका आप नाम याद रखना, मुतवल्ली, ठीक। इसको मुतवल्ली कहते हैं। हर संपत्ति का एक मुतवल्ली होगा। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है,
इस ज़मीन को वक्फ को दे दी गई, वक्फ बोर्ड को। तो अब ये वक्फ में शामिल हो गई, अब ये ज़मीन वक्फ आ गई। पहले ये ज़मीन थी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की, अब ये वक्फ है। अब इसका कोई देख रेख करने वाला भी तो एक मैनेजर होता है या केयर टेकर होता है, उसको बोलते हैं मुतवल्ली, ठीक है। तो ये इसकी देख रेख करेगा मुतवल्ली, ठीक। लेकिन अकेला मुतवल्ली सब जगह काम नहीं कर सकता। आपको ये भी पता होगा, मान लीजिए एक शहर है, एक शहर में 25 ज़मीनें हैं जो वक्फ की हैं। अब उसमें सबकी जो है, जो केयर टेकर यानी मुतवल्ली होता है, वो सबकी देख रेख नहीं कर सकता। तो अब इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन अकेला मुतवल्ली सब जगह काम नहीं कर सकता, इसलिए एक बड़ा संगठन बनाया गया जिसे राज्य वक्फ बोर्ड कहते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड। तो ये आपको पता होगा कि मुतवल्ली के ऊपर जो क्या हो गया, स्टेट वक्फ बोर्ड, ठीक। यानी ये बड़े पैमाने पर क्या करेगा, इन्हीं संपत्तियों की देख रेख करेगा। तो आप समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है जो राज्य में है, ये करता क्या है। तो अपने राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों को, जैसे मान लीजिए हम बिहार में हैं, तो बिहार में जितनी संपत्तियां हैं वक्फ की, उनकी सबकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, राज्य वक्फ बोर्ड की। तो अपने राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है, जैसे दुकानों ज़मीनों से आने वाला किराया इकट्ठा करता है। जैसे मान लीजिए अब वक्फ जो ज़मीन है उसमें मान लीजिए 25 दुकानें बना दी इन्होंने, वो रोड किनारे की दुकानें थी, तो उससे कुछ ना कुछ किराया आएगा, तो उस किराए से क्या करेंगे, वक्फ बोर्ड इकट्ठा करेगा। इसी ये वक्फ बोर्ड जो राज्य स्तर का होता है, ये इससे आने वाला किराया इकट्ठा करेगा। अब पैसा आएगा किसके लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ इकट्ठा होता है राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा, ठीक। फिर उस पैसे को क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, शिक्षा में, मदरसा में, गरीबों की मदद में, कब्रिस्तान में, मस्जिद की देखभाल के खर्च में ये पैसा लगाया जाता है, ठीक है। अगर किसी वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाए तो उसे छुड़ाने का काम भी कौन करता है, यही स्टेट वक्फ बोर्ड। यानी मान लीजिए कोई ज़मीन है जो वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की, अब वो वक्फ संपत्ति तो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, मान लीजिए जैसे ज़मीन थी इस पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो इसका छुड़ाने का काम कौन करेगा, यही स्टेट वक्फ बोर्ड। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए बिहार का अपना मोतिहारी जिला में वक्फ की एक दुकान से हर महीने 20,000 रुपये किराया आता है, ठीक। वह पैसा बिहार वक्फ बोर्ड गरीब बच्चों की पढ़ाई और कब्रिस्तान की देखभाल में लगा सकता है। अब जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही लगाए, हो सकता है मस्जिद के देख रेख में लगा दे, लेकिन ऐसे पैसे समाज के सुधार के लिए लगाया जाए तो बहुत बेहतर होता है। और ये अच्छा तरीका भी माना जाता है कि पढ़ाई में लगा रहे हैं, इस समाज की भलाई के लिए लगा रहे हैं। ये मान लीजिए कोई गरीब मुस्लिम है, उस अपनी जो है बच्ची की शादी करने के लिए पैसा नहीं उसके पास, तो उसको पैसा दे दिया ताकि वो गरीब परिवार अपने बच्चे की शादी या बच्ची की शादी कर ले। तो ऐसे काम समाज के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे थे जिससे सरकार को लग रहा था कि ये जो है समाज को गलत राह पे ही ले जाएंगे, मतलब पारदर्शी चीज़ें नहीं थी। और ऐसा नहीं कि ये सारी जगह थी, कुछ ही जगह थी, इससे जो है शंका भी होती थी। और आपको ये भी बता दें कि जो है सरकार के पास जो ज़मीनें होती हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय के पास जो ज़मीनें हैं, उसके बाद अगर कहीं ज़मीन है तो इसी वक्फ के पास थी सबसे ज़्यादा ज़मीनें। और इसने जो है एक इस पे सवाल इसलिए भी उठा कि 2011 के बाद 2023 तक इसका एक सर्वे कराया गया, 2023 तक। तो इसने अपनी संपत्ति में 2 गुना वृद्धि की थी। वक्फ की संपत्ति में 2 गुना वृद्धि कैसे हो गई इन 10-11 सालों में, 12 सालों में। तो ये चर्चा का विषय था, तो इसीलिए 2024 में विधेयक ला करके सरकार ने वक्फ कानून भी बनाया है, ठीक है। अब ये संपत्ति आसानी से जो है कोई नहीं ले सकता कि कोई भी किसी की भी संपत्ति वक्फ बता देता था पहले। तो अभी समझेंगे पूरा मुद्दा। तो अभी आप वक्फ बोर्ड तक समझ गए होंगे, ठीक। अभी समझते हैं राज्य वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कोई एक बोर्ड होता है क्या। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक तो हो गया आपका मुतवल्ली आपने सुना ना कि कोई एक संपत्ति का मैनेजर या केयर टेकर हो गया, उसके ऊपर हो गया स्टेट वक्फ बोर्ड। अब इसके ऊपर एक बोर्ड या काउंसिल भी होती है, लेकिन ध्यान रखना वो काउंसिल कोई संपत्ति नहीं रखती। यानी पूरे देश में एक काउंसिल होगी। जैसे मान लीजिए देश है, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, ये इसमें भी मुतवल्ली होंगे, ठीक है। तो एक स्टेट का होगा स्टेट वक्फ बोर्ड जो संपत्ति की देखरेख करेगा। लेकिन इस संपत्ति की देखरेख कैसे किया जाए, इसके गाइडलाइन क्या है, इसके नियम क्या है, तो इसके लिए एक नेशनल लेवल पे वक्फ काउंसिल बना हुआ है, ठीक है। वक्फ काउंसिल खुद संपत्ति की देखरेख नहीं करता बल्कि एक नियम बनाता है। तो ये वक्फ काउंसिल है, केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ठीक है। तो वही राज्य वक्फ बोर्ड से ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है जिसे केंद्रीय वक्फ परिषद बोलते हैं, CWC। तो केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है, ये दिल्ली में स्थित है और पूरे भारत के वक्फ बोर्डों को गाइड करता है। मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो गाइड करता है। ये खुद सीधे जमीन नहीं संभालता है, ये नहीं संभालती, बल्कि नीति यानी पॉलिसी और निगरानी का काम करती है। कौन, केंद्रीय वक्फ परिषद, ठीक। फिर राज्य वक्फ बोर्डों को बताती है यही कौन, CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल। राज्य वक्फ बोर्डों को बताती है कि संपत्तियों का बेहतर उपयोग कैसे हो और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो सुधार की सलाह भी देती है। कौन, केंद्रीय वक्फ परिषद। फिर केंद्र सरकार से आने वाले पैसे जैसे स्कॉलरशिप हो गया, डेवलपमेंट स्कीम के लिए पैसा हो गया, का उपयोग सही जगह करवाती है। कौन, ये CWC।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे नीचे ये कह सकते हो ज़मीनी स्तर पर होता है मुतवल्ली, जो वक्फ की यानी वक्फ जो संपत्ति होती है उसकी देख रेख करता है मुतवल्ली, ठीक। उसके ऊपर होता है स्टेट वक्फ बोर्ड, तो ये बोर्ड हो जाता है। इसके ऊपर हो जाता है CWC, ठीक है। तो CWC खुद संपत्ति का रख रखाव नहीं करता। ऐसे ही UPSC क्वेश्चन बनाएगा कि CWC भी संपत्ति को रखता है या उन संपत्ति को रख रखाव रखता है, ठीक है। तो CWC केवल नियम बताएगा, पॉलिसी बनाएगा, इनकी हेल्प करने के लिए है SWB की, यानी स्टेट वक्फ बोर्ड की जो है हेल्प करने के लिए CWC कुछ गाइडलाइन बताएगा, कुछ स्कॉलरशिप जैसे भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए दिए या कोई जो है गरीब परिवार के लिए, तो फिर यही CWC बताएगा कि वक्फ के अंतर्गत जो गरीब परिवार उसमें जीवन यापन कर रहे हैं उस वक्फ की ज़मीन पर, तो उससे संबंधित कोई भी स्कीम आएगी तो यही CWC ही गाइड करेगा किसको, स्टेट वक्फ बोर्ड को, ठीक है। तो मुतवल्ली भी समझ गए होंगे आप, स्टेट वक्फ बोर्ड भी समझ गए होंगे, CWC भी समझ गए होंगे, और वक्फ क्या होता है ये तो पता ही हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये एक संपत्ति है जो दान कर दी जाती है। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा और आसान भाषा में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आसान भाषा में समझते हो मुतवल्ली क्या होगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझोगे कि मुतवल्ली एक स्कूल का प्रधानाचार्य जैसा होता है जो रोज का काम संभालेगा, मुतवल्ली समझ गए। फिर राज्य वक्फ बोर्ड क्या होगा, वो एक राज्य शिक्षा विभाग जैसा जो पूरे राज्य की स्कूलों की देखता होगा। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे समझो कि ये दुकान, जमीन, मकान, ये संपत्ति वक्फ की, तो इसकी देख रेख कौन कर रहा है, मुतवल्ली। यहाँ समझ पा रहे हो, यानी केयर टेकर। और इसी केयर टेकर की ऊपर कौन है, राज्य वक्फ बोर्ड, जो इसकी निगरानी करेगा मुतवल्ली की, कहीं ये पैसा लेकर ना भाग जाए संपत्ति का। फिर इसके ऊपर गाइडलाइन करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद है। ये ठीक वैसा ही है जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काम करता है ना, कि कुछ गाइडलाइन बना दिया जो पूरे देश की नीति बनाता है और राज्यों को गाइड करता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय ने कोई जो है गाइडलाइन जारी की, ठीक है, गाइडलाइन जारी करेगा तो राज्य स्तर पर कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा वो इसी गाइडलाइन के थ्रू हो जाए। तो गाइडलाइन किसने बनाई है, केंद्र ने, यानी सेंटर ने, और राज्य पे ये लागू हो रहा है, SWB पर ये लागू होगा, ठीक। तो आई थिंक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब थोड़ा ये समझते हैं कि जो संशोधन हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ये संशोधन हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि इसमें कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो पारदर्शी, मतलब कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ भी हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता उसका हनन भी है। तो संशोधन के बाद क्या है वो पूरी स्थिति समझते हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है, ये संशोधन अधिनियम किस पे संशोधन किया गया, जो 1995 का वक्फ अधिनियम बना था। इससे पहले भी बना है 1954 के आसपास, वहाँ पे भी बना था, लेकिन ये जो 95 है ये बेस्ट है, क्योंकि इसी में विस्तार करके 95 में सारी चीज़ें लिख गई थी। तो 95 ही मेन माना जाता है, समझ पा रहे हो आप। तो इसी में संशोधन किया गया है। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार द्वारा 1995 के वक्फ एक्ट में, यानी वक्फ एक्ट में किए गए बड़े बदलाव हैं। तो 2025 में जो बदलाव किए गए वो बड़े बदलाव हैं। ये कानून वक्फ संपत्तियों, वक्फ संपत्ति आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा भी मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई धार्मिक, ये चैरिटी वाली जमीन या इमारतें जैसे मस्जिदें या मदरसे, तो आपको पता ही वक्फ संपत्ति क्या होती है, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस कानून के तहत क्या किया गया, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लाया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो संशोधन आया है किसके लिए आया है, पारदर्शिता के लिए, बेहतर स्थिति बनाने के लिए और जवाबदेह सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन लाया गया था। फिर सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए मुतवल्ली है, अब वही अगर कोई धांधली कर दे तो पता ही नहीं चलता था, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है स्टेट वक्फ बोर्ड था वो कई ऐसी संपत्तियों पर दावा करता था जो उसकी नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं थी और भ्रष्टाचार भी था इसमें। तो सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, संपत्तियों की सही लिस्ट बनेगी और सभी समुदायों को फायदा होगा। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है क्योंकि वे इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, ठीक है। ये था अभी सुप्रीम कोर्ट का, ये मैंने लिख ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को इस कानून के कुछ हिस्सों पर अस्थायी रोक लगा दी, जैसे ऊपर न्यूज मैंने बताई थी आपको, लेकिन पूरा कानून रद्द नहीं किया, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब ये इसमें कुछ जो है बदलाव किया गया, जैसे वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, आपको पता होगा संशोधन के बाद जो वक्फ काउंसिल हुआ करती थी केंद्र स्तर पर, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जिससे क्या होता है, जिस वक्फ की संपत्ति में कई बार क्या होता है, कई पक्ष होते हैं। अब ये ज़मीन है, इस ज़मीन में कई सारे, मान लीजिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने इसको कहा, स्टेट वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी संपत्ति वक्फ की। अब इसमें कोई दूसरा दावा करता है, या हिंदू पक्ष कह सकते हो, हिंदू कह लो, या दूसरा कोई धर्म का व्यक्ति या सिख कह लो मान लो, तो ऐसे इन्होंने कहा कि ये ज़मीन तो हमारी है। तो अब इसमें क्या होगा कि दो समुदाय जब तक नहीं होंगे तो इस पर फैसला होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा कि CWC जो बनती है केंद्र स्तर पर, उसमें सारे क्या मुस्लिम हैं अभी,
लेकिन संशोधन के बाद ये कहा गया कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो, ताकि नियम जब गाइडलाइन बने तो एक बेहतर तरीके से गाइडलाइन बन सके। तो ऐसी ज़मीन पे जब विवाद सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व होगा? तो ऐसी जब तक कोई गैर मुस्लिम पक्ष नहीं होगा तो हिंदू या सिख या किसी और गैर मुस्लिम का पक्ष कैसे रखेगा? तो उसी संदर्भ में ये चीज़ें करी गई हैं कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, संशोधन के बाद अनिवार्य किया गया। अब देखिए इसमें चीज़ें लिखी हैं कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटा दिया गया। अब इसमें मैंने जैसे ये लिखा है कि पुराने कानून में अगर कोई संपत्ति, चलो पढ़ देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए संशोधन के बाद क्या हुआ है। तो संशोधन के बाद जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया संशोधन करके। तो पुराने कानून में क्या था? पुराने कानून में अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक, जैसे कई सालों से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक या चैरिटी कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे बिना लिखित दस्तावेज के वक्फ संपत्ति माना जा सकता था। यानी पुराने कानून में क्या था कि जैसे मान लीजिए ये जमीन है, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वक्फ को कि इसको आप यूज कर लो, उसने दान नहीं दिया अभी, इसको आप यूज कर लो, लेकिन अब मान लो वो मुस्लिम पक्ष कहीं और चला गया, अब ये यूज हो रही, तो अब मान लो वो 50 साल बाद आया इससे मांगने की ये वक्फ की ज़मीन हमने आपको यूज करने के लिए दी थी, वापस कर दीजिए। तो ये कहते थे कि ये वक्फ की संपत्ति हो गई है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी, संपत्ति माना जा सकता था। अब ये भविष्य के लिए बंद हो गया है। अब अगर ये 50 साल बाद व्यक्ति अगर मांगने आया तो इसको फिर वापस किया जाएगा वो संपत्ति, क्योंकि उसने यूज करने के लिए दी थी, दान नहीं की थी। ठीक है, फिर पहले से रजिस्टर्ड ऐसी संपत्तियाँ सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर कोई विवाद हो, जो सरकारी संपत्ति हो, तो जाँच होगी। ठीक है, फिर इससे कई पुरानी संपत्तियाँ जो मौखिक दान पर आधारित थीं अब वक्फ दर्जा खो सकती हैं। तो ये जो है इसका संशोधन था। फिर दूसरा संशोधन किया है वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। अब राज्य वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। बोर्ड ज़्यादा समावेशी बनाया गया है। समावेशी का मतलब उसमें सारे समुदाय के लोग शामिल होंगे, जिससे अलग अलग मुस्लिम संप्रदाय जैसे शिया सुन्नी का प्रतिनिधित्व भी होगा। पहले क्या होता था, केवल सुन्नी लोग ही वक्फ बोर्ड में कब्जा जमाए रहते थे, जबकि आपको पता होगा कि भारत में शिया ज़्यादा है। शिया की संख्या आपको पता होगा ना, मुस्लिम पक्ष भी सुन्नी और शिया में बटा हुआ है। मतलब बटा क्या है, उसमें दो पक्ष होते हैं, तो एक शिया हो गया एक सुन्नी हो गया। तो ये हालांकि दूसरी कहानी है, फिर इसको कभी कवर करेंगे। तो ऐसे आप समझ लो शिया सुन्नी में भारत में शिया की संख्या ज़्यादा है, भारत में शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। तो अब इन बोर्डों में शिया की संख्या कम है, यानी काउंसिल में बोर्डों में। तो वही किया गया कि अब इसमें क्या होगा कि इसे समावेशी बनाया गया, जिससे अलग अलग मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मुस्लिम मामलों में सरकारी दखल बढ़ाएगा। मतलब वो तो देखो बात है भी, क्योंकि जब भी कोई सुधार होगा तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ आवाज़ तो उठेगी। ठीक है, तो ये सुधार तो जरूरी भी था। आगे चलते हैं। फिर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका ज़्यादा हो गई है। अब वक्फ बोर्ड की नियुक्तियां, संपत्तियों की जांच और विवाद सुलझाने में सरकारी अधिकारी ज़्यादा शामिल होंगे। यह उम्मीद यानी सुरक्षित पारदर्शी वक्फ प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इससे वक्फ संपत्तियों को हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के बजाय सरकारी सिस्टम से जोड़ा गया। अब देखो सरकार का नियंत्रण इसमें बढ़ा है। कुल मिला के समझो, आप हेडिंग समझ लो, ये मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप पॉज करके पढ़ सको, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा किसमें, वक्फ बोर्डों में या CWC में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों की जमीनों को वक्फ घोषित करने पर रोक है। पहले क्या होता था कि अनुसूचित जाति की कोई जमीन है उस पर वक्फ को अगर दान कर दिया तो फिर उसको वापस नहीं ले सकते। अब ये क्या कर दिया गया कि अनुसूचित जनजातियां जो है ST वर्ग की हैं, अगर उसने जमीन दी तो वो जो है अब दे ही नहीं सकता, उसको वक्फ माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5th और 6th शेड्यूल है हमारी 5वीं 6वीं अनुसूची, उसके तहत अनुसूचित जनजातियों की जमीनें अब वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएंगी। तो ये एक सुधार किया गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, अतिक्रमण के खिलाफ समय सीमा लगा दी गई है कि अब अतिक्रमण ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक, इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और डिजिटलीकरण अनिवार्य किया गया। ये इंपॉर्टेंट था कि अब जो है ये डिजिटलीकरण रूप में और इनका जो रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य होगा। ऐसे आप किसी की भी जमीन नहीं ले सकते, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक, तो ये पूरे थे। फिर ये बदलाव आपको पता ही होगा 2025 में, यानी अप्रैल 2025 संसद में पास हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विवादास्पद हिस्सों, अब इसमें जैसे टाइटल जांच के सेक्शन C, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं, मैं ऐसे ही लगा दिया। इस पर कुछ निर्णय आएगा अलग से तो हम लोग जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई वक्फ के बारे में। फिर भी अगर कोई भी कमेंट आपको लगे कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो उसको हम लोग और बेहतर तरीके से किसी दूसरी वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, आई थिंक आज जो है 25 से 30 मिनट का हम लोग इस पर डिस्कशन कर लिए। तो आगे चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। तो वक्फ बोर्ड आप पूरा समझ गए होंगे और न्यूज़ क्या थी वो मैंने कवर कर दी। अब अगली बार वक्फ के संबंध में कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं केवल नॉर्मल तरीके से बता करके इसको मैं बता दूंगा कि 16-17 वाली सितंबर की न्यूज़ में देख लो। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड आपका हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। देखिए अभी हाल ही में निर्यात में वृद्धि के बीच व्यापार घाटा 54% कम हुआ है। अभी वाणिज्य जो मंत्रालय, हमारा वाणिज्य मंत्रालय, उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उसने आंकड़े ये जारी किए हैं कि जो हमारा व्यापार घाटा होता था
व्यापार घाटा होता था वो घट गया है। अब घटा कैसे? 54% कम हो गया है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है व्यापार घाटा कम, ठीक है। फिर इसके पीछे कारण क्या है वो भी बताए गए हैं, लेकिन इसमें तुलना कहाँ से की गई कि अगस्त 2025 में हमारा जो व्यापार घटा था वो 54% कम हो गया है अगस्त 2024 की तुलना में, ठीक। फिर अप्रैल से अगस्त 2025 की तुलना की गई कि इस समय अवधि की तुलना अप्रैल से अगस्त 2024 की उससे किया जाए तो हमारा निर्यात भी बढ़ा है और हमारा आयात कहीं ना कहीं कम हुआ है। यानी हमने जो है बाहरी विदेशी शक्तियों पे या विदेशी देशों पे या दूसरे देशों पे हमने जो हमारा निर्भरता थी वो हमने कम की है। तो यही मेन उद्देश्य तो था ही। भारत सरकार का भी एक उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बने ये क्यों कहा जाता है? ताकि हम दूसरे देश के भरोसे न रहें। तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब हम जो है आयात के भरोसे न रहें, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें चीज़ों का। तो वही चीज़ हुआ ये, ठीक है। इस सेवा क्षेत्र में आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, ठीक है। आयात भी बढ़ा है किस पे और निर्यात भी बढ़ा है किसमें? सेवा क्षेत्र पर। ध्यान रखना, एक ये पॉइंट याद रखना कि वैसे देखा जाए ओवरऑल तो जो है आयात घटा है थोड़ा पहले की तुलना में, लेकिन सेवा क्षेत्र में आयात भी बढ़ा है और निर्यात तो बढ़ ही रहा है हर क्षेत्र में हमारा, ठीक है। तो अभी सेवा क्षेत्र की बात करें तो निर्यात पहले कितना था? 30.4 बिलियन डॉलर, या कह सकते हो 30.4 अरब डॉलर से बढ़कर अब हो गया है 34.1 अरब डॉलर, ये निर्यात है। यानी लगभग हमने जो है 4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की है, यानी 3.7 के आसपास बढ़ोतरी की किसमें? निर्यात में। और आयात में क्या है? पहले 16.5 अरब डॉलर था, अब बढ़ करके हो गया 17.45, यानी लगभग कह सकते हो 1 अरब का हमने आयात बढ़ाया है। तो तुलना अगर करोगे तो हमारा तुलनात्मक रूप से निर्यात बढ़ा ही है, ठीक है। तो यही है। अब अगर इसको व्यापार घाटा समझें तो यहाँ आप समझो कि ओवरऑल व्यापार घाटा कम हुआ है, मतलब देखा जाए ओवरऑल तो कम हुआ है। इसका कारण क्या है? व्यापारिक आयात 10% तक कम हुआ है। अब ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई एक देश है, ये अपना भारत है, ठीक। ये यहाँ से सामान भेजता है मान लो 100 रुपये का, ठीक। 100 रुपये का इस बी देश में भेज देता है, ये ए देश है। और ये यहाँ से सामान भेजता है ए को, मान लीजिए भारत ने इसको भेजा, यानी बी वाले देश को भेजा 100 रुपये का सामान। इसमें बहुत सारे आइटम्स थे, मान लीजिए चावल था, ठीक है, बिस्किट थे, बहुत सारे अलग अलग आइटम थे। कुछ सेवा भी दी भारत सरकार ने इनको, बी वाले देश को, यानी मान लो सर्विस कुछ दे दी। तो सर आप कहोगे सर्विस कैसे दे सकते हैं? अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ? सर्विस ही दे रहा हूँ, कोई वस्तु थोड़ी दे रहा हूँ आपको। तो सर्विस जो दे रहा हूँ वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है घर बैठे? तो ऐसे ही जब यहाँ कोई एक देश यानी भारत देश में बैठा व्यक्ति अमेरिका जैसे देश या बी जैसे देश को अपने कंप्यूटर के या ऑनलाइन थ्रू जब सेवाएं देता है तो वही सर्विस होती है, उसका ये पैसा भेजते हैं ये देश यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैसा भी तो भेजेंगे, तो सर्विस भी हो सकती है। तो मान लीजिए 100 रुपये की हमने सर्विस और चावल ये सब चीज़ें निर्यात कर दी किसको? बी को। फिर इसने क्या किया? इसके बदले कुछ पैसा भी तो देगा। ये 100 रुपये भारत के पास पहुंच गया, यानी भारत जो है इस समय 100 रुपये लिए बैठा है किसके साथ द्वारा? बी के द्वारा। अब बी ने भी तो कुछ जो है इसको भेजा होगा। बी ने मान लो 110 रुपये की चीज़ें भेज दी भारत को। तो भारत ने क्या किया? ये 110 रुपया क्या किया? इसको वापस कर दिया इसको बी को। तब भारत को अलग से 10 रुपये और देना पड़ेगा किसके लिए? क्योंकि 110 रुपये का हमने क्या किया? आयात किया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्यात कम हुआ, यानी निर्यात जो हमने किया था वो 100 का किया था, ठीक। और जो आयात किया वो 110 का किया है। तो आयात हमारा ज़्यादा हो गया, निर्यात जो है हमारा कम हुआ। तो कहीं ना कहीं 10 का घाटा हो गया कि नहीं हमारा? क्योंकि 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। अब ये कहीं से लेंगे, आरबीआई से भी ले सकते हैं या मार्केट से कहीं से ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हमारा नुकसान होगा। तो आई थिंक आप समझ गए, यही होता है व्यापार घाटा, कि हम जो है इन चीज़ों को कैसे कवर करते हैं। तो व्यापार घाटा सर्विस में भी हो सकता है, वस्तुओं में भी हो सकता है, अन्य अन्य चीज़ों में होता है, ठीक है। तो आप ये व्यापार घाटा, ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आया यही है व्यापार घाटा। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कैसे व्यापार घाटा को करते हैं, निकालते हैं, मतलब उदाहरण से आप समझ गए। अब इसको थोड़ा सा यूपीएससी लेवल में समझते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया, मतलब ये एग्जाम्पल है बेस्ट, लेकिन आपको पूरी समझनी पड़ेगी कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट काम करता है, यानी भुगतान संतुलन। आप अगर जो है घाटा समझना चाहते हो तो भुगतान संतुलन समझना पड़ेगा। अब चूंकि ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा भारत सरकार ने दिए ये कहीं से लेके दिए होंगे ना, तो हमारे यहाँ पे रेमिटेंस आता है। अब ये $100 का सामान हमने जो है ये $100 का हमने निर्यात किया था, ये डॉलर मान लो, और $110 का हमने आयात किया था। तो $110 दूसरे देश को देने थे, तो $10 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। कहाँ से? आरबीआई से ले लिए। और ये भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि हमारा जो लेन देन है, जो हमने लिया और जो हमने दिया, यानी जो हमने निर्यात किया जो आयात किया, वो बराबर होना चाहिए, तभी तो भुगतान संतुलन माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा बराबर रहता है। कैसे बराबर रहेगा? कि जो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई विदेशी हमारे यहाँ आकर के हमारी सर्विस ले ली। जैसे मान लो पर्यटक है कोई, वो भारत आया, वो सोच रहा था कि मैं जो है
उत्तराखंड जा करके घूमूंगा, तो वो लेकर के आया था $25, और $25 खर्च किए तो भारत के हिस्से में तो ही खर्च किए ना, तो भारत सरकार को ये $25 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो इसमें से ₹10 दे करके अपना भुगतान संतुलन इक्वल कर लेंगे। समझ पा रहे हो? तो यही जो है भुगतान संतुलन। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है भुगतान संतुलन। तो आप ये जो ₹25 आए ना, इससे ₹10 लेकर के दे दिया, और ₹15 अभी हमारे पास क्या है, सरप्लस है, यानी डॉलर हमारे पास पड़ा है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से ले लेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि एक ही पर्यटक आता है, हमारे यहाँ तो हज़ारों पर्यटक जो है पर डे आ जाते हैं। ठीक है, तो भुगतान संतुलन समझते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो भुगतान संतुलन क्या है, यानी BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है। मैंने बताया ना कि कुछ लिया कुछ दिया, तो यही का रिकॉर्ड क्या होता है, BOP। भाई हम कोई चीज़ भेजते हैं और कोई दूसरा देश हमारे यहाँ भी भेजता है, तो ये लेन देन का जो पूरी प्रक्रिया है इसी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय होता है, ना कि मतलब ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश का कोई बिहार पहुँचा दे, ये जो है ये तो आंतरिक हो गया। जब भारत अमेरिका में, या भारत किसी ब्रिटेन में, या फिर भारत किसी फ्रांस के साथ, तो इसमें क्या होगा कि पूरे सभी देशों के साथ जो भी रिकॉर्ड होगा वो लिखा जाएगा। फिर आगे दिखाया कि ये विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है। आप कहोगे कैसे मापता है, अब इसको थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। ये विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है। अब मान लीजिए कोई एक देश है A, ठीक, और एक देश है B, ये अपना भारत है, ठीक, भारत मान लो। इसने जो है A ने भारत को कुछ आयात किया, मान लीजिए $500 का, ठीक, और भारत ने इस A को निर्यात किया $450 का। तो अब क्या है, हमारे पास $50 एक्स्ट्रा, यानी ये $500 का सामान जब ये भेजेगा, ये मान लो वस्तु भेज रहा है, तो ये वस्तु दिया भारत को, तो भारत ने कुछ पैसे दिए होंगे इसको A को, तो ये पैसे $500 दिए होंगे। तो $500 कहाँ से देगा, क्योंकि $400 तो आ रहा है, यानी $400 का वस्तु A को भेजा, तो $400 A जो है रुपए देगा भारत को। तो $450 भारत के पास आया, लेकिन $50 एक्स्ट्रा तो चाहिए 500 पे करने के लिए। तो अब 500 पे करने के लिए अब भारत देखेगा कि हमारे पास $50 कहाँ हैं, तो फिर RBI पूछेगा आपके पास रखे हैं क्या, दीजिए, हमें भुगतान संतुलन करना है। तो अब ये $50 देगा इस A को। अब इससे क्या होगा कि इस डॉलर की मांग बढ़ गई है, इस डॉलर की मांग बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि भारत में इस डॉलर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि हमें देना है। अब यही उल्टी स्थिति मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ी है ना, 50 की मांग हुई है, क्योंकि हमें देना था, बैलेंस BOP करना था। तो BOP जब करना है तो हमें $50 की मांग बढ़ी थी, ना कि रुपए की। अब उल्टा समझते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कोई देश है, वो A है मान लीजिए, इसको फिर से एक उदाहरण समझते हैं। अब ये इसने जो $450 का भारत को आयात किया, और भारत ने इसको $450 दे दिए, $450 मान लीजिए, और हमने इसी देश को $500 का निर्यात किया, तो इसको अब देना पड़ेगा 500, यानी हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ गया, यानी इस A के लिए $50 घाटा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया, $50 एक्स्ट्रा आ गया। ये $50 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमारे यहाँ क्या होगा, हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब डॉलर की मांग ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने 50 और एक्स्ट्रा रख लिया ना, तो भारत को वो डॉलर की जरूरत थोड़ी पड़ी है। तो 450 यहाँ से हमने ऑलरेडी जो है ले रखा था, मतलब 450 का ऑलरेडी हमने इसके पास से ये इसको 450 ही तो दिए, बाकी जो 500 हमने कमाए तो उसमें से 50 बची गए हमारे पास। तो ऐसे समझो कि हमारे पास जो $50 पहले जब घाटा हो रहा था, तो ये जो है $50 देने पड़ रहे थे दूसरे देश को, लेकिन अब जब हमारे पास बढ़ोतरी हुई तो हमारे $50 एक्स्ट्रा बच गए। जब बच गए ये डॉलर, तो हमारी मांग थोड़ी बढ़ी है, यानी हमने डॉलर की मांग ही नहीं की, हमें चाहिए ये $50 और एक्स्ट्रा, हमने कहा ले लो हमसे, तो यानी इसकी मांग नहीं बढ़ी। तो इससे क्या होगा, रुपए हमारा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसकी मांग नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ऐसा समझना पड़ेगा आपको, तभी ये चीज़ें समझ पे आएंगी। हो सकता है आप ये ना समझ पा रहे हो, तो अगर आप कमेंट करोगे तो BOP हम लोग अलग से कवर कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है UPSC के लिए। इसमें क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन यहाँ लगाया, अगर आप देखना चाहो तो ये क्वेश्चन 2014 में आया है, एक 2017 में भी आया था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं प्री में BOP संबंधित। तो BOP अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ गए होगे तो चीज़ें क्लियर कर ले जाओगे, ठीक। तो BOP का मतलब ये होता है कि चीज़ें हमें बैलेंस करनी है। तो बैलेंस तभी होगी जब जो व्यापार घाटा का मतलब हो गया कि जो लेन देन हुआ उसमें जो पैसा कम पड़ा वो हम जो है किसी न किसी अपने केंद्रीय बैंक से लेकर के देंगे दूसरे देश को, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी मुद्राओं की सापेक्ष मांग को मापता है, जो विनिमय दरों और आर्थिक स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया ना, रुपया कैसे मजबूत समझ में आएगा, कैसे कमजोर समझ में आएगा, यही चीज़ है, ठीक है। इसको अगर आप कहोगे तो और अच्छे से हम लोग इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक। फिर भुगतान संतुलन के घटक क्या होते हैं, तो एक तरफ होता है चालू घाटा, मतलब BOP अगर देखोगे तो BOP में एक तरफ हो गया करंट अकाउंट्स और दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट।
ठीक, तो यही है चालू खाता और पूंजी खाता, दो खाते होते हैं। भुगतान संतुलन के दो प्रमुख घटक हैं। फिर चालू खाता, इसमें वे लेन देन शामिल होते हैं जो किसी देश की परिसंपत्तियों और देनदारियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, चूंकि ये देखो लिखा है तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसको यहाँ समझते हैं ताकि आप ये समझ में आ जाए चीज़ें। देखो बीओपी है, ये बीओपी में दो अकाउंट जुड़ते हैं, एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। पहले करंट समझते हैं। करंट में दो तरीके की वस्तुएं आएंगी, एक तो होंगी विजुअल, विजुअल जो दिखाई देती है अगर आप उनको देख सकते हो, एक होती है दूसरी इनविजुअल, जैसे सर्विस हो गई या फिर रेमिटेंस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आप सोचो कि वो पैसे के रूप में दिखाई देगी, लेकिन सोचो कि सर्विस देख लें तो नहीं देख सकते, लेकिन गुड्स जो होती है, जो वस्तुएं, वो देख सकते हो। तो एक तो होती है विजुअल, जैसे उनको हम एक्सपोर्ट कर, वो गुड्स हुई होती हैं जैसे दाल चावल, इसके अलावा हमारा जो ऑयल है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो वस्तु हो गई। ठीक, इनविजुअल में क्या हो गई, सर्विसेज। फिर फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम जैसे एम्प्लॉय की जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे आएगा। मतलब जैसे ऐसे समझो कि कोई विदेशी ने एफडीआई लगाया, तो एफडीआई तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन उसका लाभ कहाँ जाएगा, इस फैक्टर इनकम में, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन एसेट अब्रॉड। तो इस तरह समझ लो बस, तो फैक्टर इनकम यहाँ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर, मान लीजिए कोई विदेश में रहता है तो गिफ्ट भी देता है, ग्रांट्स भी देता है, रेमिटेंस भी देता है। ठीक है, तो ये सारे इनविजिबल हो गए, तो सर्विस, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर। और वहीं कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, एफपीआई, फिर इसके अलावा लोन होता है, फिर बैंकिंग कैपिटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट में कोई विजुअल नॉन विजुअल नहीं होता है, करंट अकाउंट में विजुअल और नॉन विजुअल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीज़ें, अगर आप इस पर कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से बेहतर तरीके से इसको कवर करा दूंगा। आप ये क्वेश्चन करो तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इतने से भी काम हमारा बन सकता है। कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता प्रदर्शित करता है या गठित करता है। तो आप बताओ, व्यापार संतुलन करता है, विदेशी संपत्ति, अदृश्य संतुलन या विदेश आहरण अधिकार। अब यही ये शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम लोग बीओपी बेस्ट तरीके से अलग से कवर कर लेंगे। क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। आगे न्यूज़ पे चलते हैं क्योंकि न्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तीसरी न्यूज़ है दोस्तों, कोलकाता में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ। मैंने ये CCC सम्मेलन पहले भी कवर किया है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से कवर करके चलते हैं कि कोलकाता में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हुआ, और ये हमारे पीएम साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक, प्रधानमंत्री जी ने। और ये प्रति 2 वर्ष में एक बार होता है, ध्यान रखना, 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में एक बार। फिर CCC का शीर्ष स्तरीय विचार मंथन मंच, मतलब ये जो CCC होता है ये शीर्ष स्तरीय ये विचार मंथन मंच है। मतलब यहाँ पे विचार आदान प्रदान किए जाते हैं, किसके द्वारा, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उसके द्वारा हमारी सिविल या कह सकते हो जो शीर्ष नागरिक हैं, नागरिकों के अपने जो है आपस में विचार आदान प्रदान करते हैं। तो प्रति 2 वर्ष में होता है ये कॉन्फ्रेंस, जो होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ संयुक्त के लिए क्या बोलते हैं। तो CCC याद रखना आप, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन। मैंने वहाँ पीछे कवर किया न्यूज़, आप देख लेना। थोड़ा इंग्लिश में चीज़ें वैसी हो जाती, याद नहीं आती अचानक से। ठीक है, आई थिंक कंबाइंड होगा मेरे हिसाब से, कन्वेंशन ऑन कंबाइंड कमांडर्स, ऐसा कुछ होगा। ठीक, देख लीजिएगा क्या है ये CCC। फिर शीर्ष स्तरीय विचार मंथन होता है ये। फिर शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विषय क्या था इस बार का, इसको देखो, ये प्री के उद्देश्य मैंने लिख दिया, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। तो ये याद रखना, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। ठीक है, और मैंने एक न्यूज़ जो बताई थी शुरू में कि पक्का 2026 में पूछेगा, उसमें से अभी मैं कवर करूंगा उसको, तो इसको भी साथ में रखो क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ ले। ठीक है, तो याद रखना CCC कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुआ था। अगली न्यूज़ पे, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार। ठीक है, ये थोड़े दिन पहले जो है कमीशन किया गया था नेवी में, इंडियन नेवी में, और ये अब जा रहा है युद्ध अभ्यास के लिए। कहाँ पे, सिंगापुर के चांदी बंदरगाह में। तो पहली बार गया तो इसलिए चर्चा में था। और निस्तार याद भी रखना। ठीक है, तो ये गोताखोरी सहायता पोत है, मतलब जो गोता ये पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी सहायता के लिए INS निस्तार बनाया हमारी इंडियन नेवी ने। ठीक है, तो ये अब जा रहा है अभ्यास के लिए, कहाँ पे, सिंगापुर के चांदी बंदरगाह में। तो INS निस्तार 15 सितंबर से शुरू हुए XPR 2025 यानी मल्टी नेशनल पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास में भाग लेने पहुंचा है। ठीक है, INS निस्तार। ये XPR क्या है, XPR ये एक्स से ध्यान रखना कि एक्स से ही कोई शब्द होगा, ये समझ लो मल्टी नेशनल पैसिफिक रीच 2025। ये द्विवार्षिक आयोजन है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है। अभी मैंने बताया CCC ये भी 2 साल में एक बार होता है, तो इसको भी याद रखना है, 2 साल में एक बार। उद्देश्य क्या है, पनडुब्बी बचाव कार्यों में समन्वय को बढ़ाना। अब इसमें 2 चरण होंगे, जो भी होना है XPR 2025। इसमें कई जो है देश आपस में मिलकर के, इंडियन नेवी और भी अन्य सेनाएं आपस में मिलेंगे, तो वो जो है आपस में
अभ्यास करेंगे तो इसमें 2 चरण होंगे, एक तो बंदरगाह स्तर पर और दूसरा समुद्री स्तर पर, मतलब समुद्री चरण और बंदरगाह चरण, मतलब अपने जो भी अभ्यास करते हैं वो करेंगे। ठीक, तो इतना ध्यान रखना, ये XPR 2025 सिंगापुर में हो रहा है, और बस इतना ही ध्यान रखो, और क्या याद रखोगे इसमें, और INS निस्तार याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत को हिंद महासागर में कीमती धातुओं की खोज का लाइसेंस मिला है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने लिख दिया कि ये पक्का UPSC, अगर UPSC कोई भी नज़र पड़ा UPSC मेंबर का, तो ये क्वेश्चन आपको 2026 में दिखेगा जरूर। इसका एक कुछ पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, वो पक्का पूछेगा। तो भारत को हिंद महासागर में कीमती धातुओं खोज का लाइसेंस मिला है। अभी लाइसेंस दिया किसने है? तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA ने ये लाइसेंस प्रदान किया है। अब ये है क्या ISA? तो ISA एक जो है अथॉरिटी है जो UN क्लॉज, मैंने आपको पहले भी बताया, UN क्लॉज जो लॉ बना है ना समुद्री, उसके लिए UN क्लॉज, तो उसी के तहत ये 1982 में ISA का गठन किया गया था, 1982 में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो समुद्र के अंदर संसाधन है उसके लिए लाइसेंस प्रदान करता है देशों को। ठीक है, तो जो कई सारे देश हैं, अभी तक इसने 19 देशों को ऐसे लाइसेंस प्रदान किए अपनी स्थापना के बाद से ISA ने, और भारत को भी 2 बार दे चुका है, 2 बार लाइसेंस भारत को भी दे चुका है। एक बार बंगाल की खाड़ी में कि संसाधन वहाँ ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ISA कब गठित हुआ? 1982 में, और यही लाइसेंस देता है कि आप समुद्र के अंदर जाकर के धातुओं की खोज कर सकते हो। तो भारत को लाइसेंस मिल गया, किस क्षेत्र में मिला भी बताऊंगा। तो ये लाइसेंस कहाँ, किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो ये कार्लसबर्ग रीज, याद रखना, ये जो है कार्लसबर्ग रीज, यानी कार्ल ऐसे याद रखना, कार्लसबर्ग रीज। अब रीज की स्पेलिंग आई थिंक ये होगी। ठीक है, तो रीज में पॉलीमेटेलिक, अब ये किस धातु को निकालेंगे? पॉलीमेटेलिक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूड्यूल की खोज के लिए दिया गया है ये लाइसेंस। किसके द्वारा? ISA के द्वारा। फिर पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूड्यूल गहरे समुद्र में पाए जाने वाले चट्टानों के सांद्रण होते हैं, और इनमें मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकिल, तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी 4 चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, पॉलीमेटिकल सल्फर और न्यूड्यूल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कार्लसबर्ग रीज। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, कार्लसबर्ग रीज क्या है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। इसी क्षेत्र में भारत अब क्या करेगा, अपने ये पॉलीमेटिकल ये सल्फर न्यूडल्स की खोज करेगा समुद्र के अंदर। फिर आगे कार्लसबर्ग रीज 3 लाख वर्ग किलोमीटर का, 3 लाख वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इसको मैप से समझो। अगर आप जो है, अगर UPSC 2026 में क्वेश्चन आए तब बोलिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आना है। अगर आप भारत की स्थिति देखोगे तो ये भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर और इधर ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है। तो यहाँ पे जो है समुद्र के अंदर प्लेट्स हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक ऐसे प्लेट है। तो इधर है इंडियन प्लेट, और इधर कौन सी प्लेट है? तो बताओ, सोमालियन प्लेट कह सकते हो, या और भी दूसरी प्लेट है, सोमालियन प्लेट ही है आई थिंक ये। तो ये इस प्लेट के बीच में और अरब सागर, यानी कह सकते हो इंडियन प्लेट के बीच में एक जो है, दोनों जुड़ाव पे एक रिज बनता है, इसी को बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज। तो इसी क्षेत्र में क्या करेगा, भारत खोज करेगा। तो इसको यहाँ से समझिए, ये वाला एरिया इधर मैंने कर रखा है ये। तो यहाँ ये देखो, ये है, ये एरिया क्या है, कार्लसबर्ग का। तो ये सोमालियन प्लेट है और इधर इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो ये रीजन पे यही इसी कार्लसबर्ग रीज में भारत क्या करेगा, खोज करेगा किसकी, इसकी ये पॉलीमेटेलिक सल्फर न्यूडल्स की। और इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकिल, तांबा। ठीक है, फिर ये रिज भारतीय प्लेट और अरब टेक्टोनिक प्लेट के बीच में, अरब टेक्टोनिक प्लेट के बीच की सीमा बनाता है, मैंने अभी बताया भी। ये रिज, अब यहाँ पे एक द्वीप है रॉड्रिक्स द्वीप के पास से लेकर के ओवन फ्रैक्चर जोन तक फैला हुआ। अब ये जो है आप सर्च कर लेना क्या है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग तेज़ी से चलते हैं। फिर इसके अलावा भारत ने ISA में 2 क्षेत्र यानी कार्लसबर्ग रिज और अफानासी निकितन सागर यानी ANS के लिए 2024 में आवेदन किया था। तो कार्लसबर्ग रिज के लिए तो लाइसेंस मिल गया, लेकिन ANS के लिए यानी अफानासी नितिकन सागर, अब ये कहाँ पे है, ये इस क्षेत्र में है, हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह के लिए भी भारत ने क्या मांगा था, अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे है ये, यहाँ पे। ठीक है, इंडियन ओशियन में। तो इस क्षेत्र के लिए भी भारत ने किससे, ISA से लाइसेंस मांगा था, लेकिन अभी ANS के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक, तो ANS मध्य हिंद सागर में स्थित, मैंने लोकेशन बताई थी आपको। फिर भारत को पहले भी ऐसे क्षेत्र में अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। हो सकता है UPSC ऐसा क्वेश्चन बता दे कि पहली बार मिला है, तो आपको ध्यान रखना कि ISA 2 बार पहले भी दे चुका है भारत को लाइसेंस। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये न्यूज़ थी 16 सितंबर की। ठीक है, 16 सितंबर की मैंने न्यूज़ कवर करा दी है।
और आपको समझ में भी आ गई होगी चीज़ें। अब 17 सितंबर की न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा देखो है नहीं, थोड़ी बहुत है तो वो कवर कर लेते हैं। और दूसरी बात ये देखो, 16 सितंबर में आप लोग सोच रहे होंगे कि एडिटोरियल नहीं कवर कराया सर ने, तो एडिटोरियल चूँकि इतना अच्छा था नहीं इसलिए मैंने कराया नहीं। और आगे उसी देखो, एडिटोरियल का मतलब होता है जो न्यूज़ कवर होती है उसी का एक जो है विस्तृत फॉर्म में लोग बता देते हैं कि इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, तो वो तो मैं आपको ऐसे ही बताता रहता हूँ। फिर भी एडिटोरियल हम लोग जब बेहतर होगा, जो एडिटोरियल अच्छा होगा तो हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप न्यूज़ देखते रहिए, ठीक है। फिर 17 सितंबर 2025 की न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ थी, उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई है। अब आपको क्या करना चाहिए, अपना डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित और भूगोल से संबंधित बाढ़ के क्या क्या कारण हैं, बाढ़ कितनी तरीके से आ सकती है, ये सब कवर करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको एक कहा था कि मैं बाढ़ पे एक वीडियो बनाऊंगा, वो मेरी वीडियो बन रही है, बन क्या रही है उसकी, क्योंकि मैं उसको डिटेल में कवर करना चाह रहा हूँ। तो अभी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो जगह जैसे अब उत्तराखंड में अचानक से बाढ़ आ गई, अब मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि बाढ़ वाली वीडियो डाल दूँ, लेकिन अब ये उदाहरण जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूँ। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये पड़ी है मेरे पास वीडियो बनी, बस मुझे अपलोड करनी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ जोड़ करके ही अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आपको बाढ़ वाले टॉपिक से अपने डिजास्टर मैनेजमेंट और भूगोल के टॉपिक कवर करने हैं। फिर ये तो हो गया उत्तराखंड की न्यूज़, तो ये कुछ था नहीं, हमने भूगोल के लिए आपको करा दिया। फिर दूसरी न्यूज़ थी, संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का कहना है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है। अब ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग संयुक्त राष्ट्र का क्या है, ये आप जाकर के गूगल करके पढ़ना, ठीक है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग, इसका नाम याद रख लो, संयुक्त राष्ट्र का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग। ये यही काम करता है, ये एक तरह की एजेंसी है किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। ये देखता है कि कौन सा देश किस पे गलत कर रहा है। तो अभी हाल ही में इसने बोला है कि इजराइल जो है गाजा वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। तो आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे बच्चे मिसाइल से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं नरसंहार की स्थिति तो हो रही है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो हमास ग्रुप को ख़त्म करना है, और गाजा वाले क्षेत्र में हमास बहुत है, ठीक है। और इसको बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो हमास एक जो है टेरर ग्रुप है, ध्यान रखना। इजराइल इसी को समाप्त करने के लिए युद्ध कर रहा है। अब हमको समझना है गाजा। तो आप अगर इजराइल इजिप्ट के बीच का क्षेत्र देखोगे, ये वाला, ये इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा ये वेस्ट बैंक है, इसी के लिए तो ये फिलिस्तीन मांग कर रहा है कि ये वाला क्षेत्र, ये, और इधर ये गाजा वाला क्षेत्र, इन्हीं को मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाता है। अब फिलिस्तीन का मुद्दा में बेहतर तरीके, क्योंकि 1967 में एक अभियान चला था फिलिस्तीन आज़ादी के लिए, तो वो पूरा मुद्दा फिर कवर करना पड़ेगा। आप केवल मैपिंग समझ लो कि ये गाजा पट्टी, ये गाजा स्ट्रिप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये यहीं पर पे इजराइल तो आपको पता ही है ये, ठीक है, छोटा सा देश है लेकिन बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर है। इसने मिसाइल दाग रखी गाजा पे बहुत ज़्यादा, तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो ये गाजा वाला क्षेत्र ध्यान रखना, एक ये है और इधर वेस्ट बैंक है, तो इन्हीं दोनों को पार्ट मिला करके फिलिस्तीन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी दोनों को मिलाकर के फिलिस्तीन देश बन जाएगा। और भी बहुत सारे देश फिलिस्तीन को मान्यता भी दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये देश बन जाए। तो ये आपको गाजा पट्टी याद रखना है, कहाँ पे, इजराइल से बिल्कुल जुड़ा हुआ। इसका गाजा पट्टी का एक हिस्सा जो है ये इजिप्ट से भी जुड़ता है। यहाँ पे एक जो है छोटा सा शहर है रफा, ठीक है, याद रखना रफा। रफा एक जो है इजिप्ट से जोड़ता है किसको, गाजा पट्टी को। आगे न्यूज़ पे चलते हैं। एक तीसरी न्यूज़ थी दोस्तों, गुसाडी नृत्य। गुसाडी नृत्य जो है जनजातियों का नृत्य है, गुसाडी, इसका नाम याद रखना, गुसाडी। तो गुसाडी नृत्य हो सकता है यूपीएससी पूछ ले ये क्या है, ये किससे संबंधित है। तो गोंड जनजातियाँ आपने सुनी होंगी, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या भी है। उस गोंड जनजाति में एक उप समूह है, ये गोंड जाति है, यह गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, इसका एक उप समूह है राजगोंड। राजगोंड मतलब राजगोंड, ऐसा मतलब ये गोंड जनजाति के लोग मानते हैं कि जो राजा हुआ करते थे पहले समय में, उसी का एक समूह है ये राजगोंड। अभी मैं बताऊंगा क्या है। इन्हीं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, राजगोंड के द्वारा ही गुसाडी नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो गुसाडी नृत्य राजगोंड जनजाति द्वारा 18वें हैदराबाद उत्सव में किया गया। तो आपको ये उत्सव नहीं याद रखना है, बस याद रखना है गुसाडी नृत्य राजगोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजगोंड गोंड समुदाय की एक उच्चतर और कुलीन शाखा है जो मध्य भारत के पूर्व गोंड राजवंशों से संबंधित राजाओं और सरदारों के वंशज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, ठीक है। आगे जो चौथी न्यूज़ है दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में तेजी से वृद्धि देखी गई है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये बात बोली है। तो आपको पढ़ना क्या, तस्करी। अब आपको ये क्यों पढ़ना है हमको, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जो मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि तस्कर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आएगी। तो हमारा आंतरिक सुरक्षा GS पार्ट 3 में
एक मुद्दा भी है, उसमें तस्कर वगैरह भी पढ़ना पड़ता है हमको कि तस्करी कैसे होती है, ठीक है, हवाला कैसे होता है, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो तस्करी जो हो रही है इससे कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती हो रही है। तो चुनौती वाले जो है, जो पूछता है ना यूपीएससी की आंतरिक सुरक्षा के लिए हालिया चुनौतियाँ क्या अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे आप उदाहरण लिख सकते हो। अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि भारत पाकिस्तान के जो पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला जो बॉर्डर, वहाँ बाढ़ की स्थिति है। तो बाढ़ की स्थिति के कारण ये जो तस्कर लोग होते हैं, ये ऐसे ही समय का इंतजार करते हैं कि जब कहीं दिखे कि यहाँ पे आर्मी नहीं है, तब ये तस्कर घुसते हैं भारत के क्षेत्र में। तो ये अभी ड्रोन से मादक पदार्थ भेज रहे हैं भारत की तरफ। ये किसने बोला? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है, कंट्रोल ब्यूरो। तो ये ध्यान रखना, ये आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था, तस्करी। तो तस्करी या तस्कर आप पढ़ो जा करके अच्छे से, और इससे निपटते कैसे हैं ये भी पढ़ना है, ठीक। फिर न्यूज़ 5 है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन तय करेगा कि धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यों ने, गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे कानून बनाए हैं। धर्म परिवर्तन से संबंधित उसमें बहुत सारे कठोर कानून, जैसे यूपी का बहुत कठोर कानून बना है, ठीक है, कि 20 साल तक की सजा। उत्तराखंड में एक धर्म परिवर्तन का, तो उसी से संबंधित एक जो है याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन तय करेगा कि धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी है, ये तय कौन करेगा? तो अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में ये पूछा गया था। तो अब ये मुद्दा बना है, अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, ठीक है। तो अब ये 3-4 दिन ये मुद्दा बनेगा, तो इस पर और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको पढ़ना है कि आर्टिकल 25, मैंने ऊपर भी बताया, जो 16 सितंबर की न्यूज़ थी उसको कवर करते समय, कि आर्टिकल 25 जरूर पढ़ना, ठीक है। तो आर्टिकल 25 अपना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उसको कवर करना अच्छे से पॉलिटी में। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता और ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये चर्चा में रहेगा। तो हो सकता है मेन से पूछ ले जीएस पेपर 2 में, ठीक है, जीएस पेपर 2 में पूछ सकता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा भारत, एक तो जीएस 1 में भी पूछ सकता है, क्योंकि भारतीय समाज से संबंधित भी धर्मनिरपेक्षता वगैरह शब्द है वहाँ पे, तो वहाँ भी पूछ सकता है। और दूसरा जीएस 2 में भी पूछ सकता है, सामाजिक न्याय में, ठीक है। तो ऐसे मुद्दे आप जरूर कवर किया करो। और मैं हर चीज़, देखो न्यूज़ मैंने बता दिया, अब आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ें कवर करो अपने हिसाब से, ठीक। फिर 6वीं न्यूज़ थी दोस्तों, एडिटोरियल द हिंदू की। मैंने आपको जीएसटी वाला मुद्दा पूरा पढ़ाया था जिस दिन जीएसटी 2.0 3 सितंबर को थी ना, 3 सितंबर 4 सितंबर को, जब वित्त मंत्री हमारी इसकी पूरी घोषणा की। तो जीएसटी 2.0 शॉर्ट टर्म पेन, पॉसिबल लॉन्ग टर्म गेन। तो ये पूरा एडिटोरियल इसी से संबंधित है, क्योंकि उस पर सब कुछ बताया था मैंने उस न्यूज़ पे, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत है, एक तरीके से फैक्चुअल एडिटोरियल था पूरा। तो इसलिए मैंने इसको केवल ये लिख दिया कि आप जीएसटी 2.0 में सुधार हुए। इसमें ये बताया गया कि जो स्लैब है हमारे, कौन कौन से स्लैब, 0% वाला तो चल ही रहा है, 5% वाला चल रहा है, और 18% वाला चल रहा है, और कुछ में 40% चलेगा, जैसे तम्बाकू सिगरेट में। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बीड़ी जो तम्बाकू है उसमें जीएसटी 40% ना होकर के 18% है। तो बीड़ी केवल छोड़ देना, बाकी 40% सारे तम्बाकू या मादक पदार्थ में 40% जीएसटी लगेगी। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जो शराब है, पेट्रोल है, ये भी जीएसटी से बाहर है। फिर मैंने ये भी बताया था कि 12% और 28% की स्लैब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी कवर करी, और यही एडिटोरियल में था भी, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर नहीं, क्योंकि फैक्चुअल था पूरा। इसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जो है शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म इससे हमारा फ़ायदा ही होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है कि सरकार को राजस्व न मिले, बहुत सारी समस्या भी आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जीएसटी फायदेमंद है, क्योंकि स्लैब जब जितने कम होंगे उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीएसटी भरेंगे। और यही बात इसमें बोली गई थी, जीएसटी लोग भरते कम थे, चोरी करते थे थोड़ी बहुत। तो ऑनलाइन हो गया, एआई सिस्टम लाया गया है ताकि मॉनिटरिंग अच्छी हो जाए। तो ये सब चीज़ें यही बताएगी, तो मैंने पीछे कवर किया हुआ है। तो एडिटोरियल आपको वहाँ से कवर कर लेना है, मतलब उस न्यूज़ से। और अगर आप कमेंट करोगे तो जीएसटी 2.0 कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आप एक बार बोलोगे तो ये हम लोग 10 से 15 मिनट में ये चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 20 मिनट की चीज़ों में कवर हो जाएगा जीएसटी 2.0। लेकिन अब आपके मतलब का कुछ है नहीं उसमें, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा जीएसटी 2.0 में मेंस में अगर पूछेगा तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी क्या हानि हो सकती है, वो सब अब मैंने बताया था कि राजस्व की कमी हो सकती है, राज्यों की अपनी चिंताएं हैं, चुनौतियाँ यही हैं कि राजस्व कम हो सकता है, क्योंकि स्लैब घटे ना भाई, 5% है और 18% है, बाकी 12 और 28 हटा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा टैक्स हो सकता है कम हो। तो राजस्व की शिकायत भी यही है, मैंने वहाँ जीएसटी काउंसिल भी बताया था, ट्रिब्यूनल भी बताया था, मतलब हर चीज़ बता दी। तो वो सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने ये कवर नहीं किया। बाकी एडिटोरियल में कुछ था नहीं। और न्यूज़ आज इतनी थी दोस्तों 17 तारीख में। और मैपिंग जरूर देखते रहा करो आप लोग, ठीक है। मैपिंग चूँकि मैं यहाँ करा देता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से सीरीज में अलग से मैपिंग चलाता रहूँ, ताकि प्रीलिम्स के टाइम में आपको चीज़ें तैयार हो जाएँ, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, और फिर कल मिलेंगे हम लोग 18 तारीख की न्यूज़ लेकर के, 18 सितंबर की। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसको जरूर देखा कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।